चलिए बच्चों, आज बीएससी पार्ट 1 के साथ एमएससी वाले पढ़ रहे हो, क्योंकि ये टेंसर एक ब्रांच ऐसी थी जिस ब्रांच में बहुत सारे जब से प्रभात इधर आ जाओ, इधर जगह है, तो एजम्पशंस थे और जो बेसिकली डेवलप हुआ है, ठीक है, उसके पीछे कारण है कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी थी जो वेक्टर थी, कुछ क्वांटिटी स्केलर थी। तो मोस्टली आप वेक्टर और स्केलर जानते हो। कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज़ हैं जो वेक्टर और स्केलर के अलावा है, जैसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उनके लिए टेंसर की ब्रांच डेवलप की गई है। तो क्यों डेवलप हुई, कैसे आई, एक एक चीज़ इसमें आपको बताएंगे। तुम लोग बच्चों ये लेसन बीच में जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको बता दें, बीच में कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम वाला लेसन आपका रह जाएगा, तो ये आगे आप लेसन डाल लो, उसमें पेज छोड़ दो। अब यही पूरा करा देंगे। इसमें एक ग्रीन्स थ्योरम बाकी है, वो तो स्टेटमेंट लिखना है, और एक वो है स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम वाली का प्रूफ करना है, ठीक है। तो 2 पेज छोड़ दो, बस 2 पेज आगे पीछे मिला के आप 4 पेज छोड़ दो बस मैक्सिमम, और लेसन डाल दो टेंसर एनालिसिस। दोनों लोगों की 4th यूनिट में ही है ये। लेसन 3rd है टेंसर एनालिसिस। टेंसर एनालिसिस, ठीक है। यूनिट 4th एमएससी वालों की भी है, यूनिट 4th आपकी भी है, ठीक है। ये दोनों में यूनिट 4th है ये, ठीक है। देखिए पहले टेंसर क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर। इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर। देखिए, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज physical quantities are specified by the magnitude, only. Those physical quantities are specified by the magnitude only. वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसे स्पेसिफाइड करते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड ओनली, आर कॉल्ड स्केलर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलर्स। वो भौतिक राशियां जिनको हम स्पेसिफाइड किससे करते हैं, वेक्टर, सिर्फ मैग्नीट्यूड से, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलर्स। दोज फिजिकल क्वांटिटीज, those
फिजिकल क्वांटिटीज भेज रहे हैं। शुभम ले आओ बेटा। दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर specified by the those physical quantities are specified by the magnitude and direction. Magnitude and direction both. Those physical quantities are specified by the magnitude and direction. वो फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें हम स्पेसिफाइड करते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ are called vector quantities। जिसे सिर्फ मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाइड करोगे, ठीक है, वो है स्केलर। जिसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से स्पेसिफाइड करोगे वो है स्केलर था और ये है वेक्टर। ठीक है, ये तुम लोगों को मालूम था। एक ऐसी क्वांटिटी, ठीक है, देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज there are some physical quantities which are neither vector or scalar। neither vector nor scalar, ना तो वेक्टर है ना स्केलर है, ठीक है। आर नोन एज टेंसर क्वांटिटी, आर नोन एज टेंसर क्वांटिटी। उससे हम क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो ना तो वेक्टर है ना स्केलर है, वो क्या है? टेंसर क्वांटिटी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ऑफ टेंसर क्वांटिटी। एग्जाम्पल ऑफ टेंसर क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। आपने मैथ में तो खैर अभी नहीं पढ़ोगे, मैथ में भी बीएससी थर्ड ईयर में था, तुम लोगों ने पढ़ा था प्रभात, तुम्हारे समय नहीं था, तभी मैंने पूरा बेसिक से बता रहे हैं। मैथ में भी पहले हुआ करता था, अभी बीच में हट गया, ठीक है, कभी आ रहा है। तो ये आप मैथ में भी बहुत बाद में पढ़ोगे, अभी ये बस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसलिए एक एक चीज विधिवत रूप से बता रहे हैं। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और चौथा है ससेप्टिबिलिटी
ससेप्टिबिलिटी दोनों, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों, ससेप्टिबिलिटी दोनों ही ससेप्टिबिलिटी। तो देखिए टेंसर का इंट्रोडक्शन, क्यों टेंसर आया, बीएससी पार्ट 1 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए कि भाई आखिर आप टेंसर पढ़ रहे हो तो क्या है टेंसर। तो जो क्वांटिटी ना वेक्टर है ना स्केलर है, ठीक है, वो क्या है, टेंसर। ठीक है, तो तुम लोगों का पहले एक ऑब्जेक्टिव आता था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ देते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, टेंसर क्वांटिटी। एक और एग्जांपल लिख दें, लिखा ही है मोमेंट ऑफ। तो देखिए दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, जिन्हें हम सिर्फ परिमाण से स्पेसिफाइड करते हैं, उन्हें कहते हैं स्केलर्स। ठीक है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर स्पेसिफाइड बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से स्पेसिफाइड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी वो जो ना तो वेक्टर है ना स्केलर है, ना वेक्टर ना स्केलर। ठीक है, तो देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटी विच आर नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर, ना वेक्टर है ना स्केलर है, क्या है, टेंसर क्वांटिटी। ना वेक्टर ना स्केलर, टेंसर क्वांटिटी है। इसका एग्जाम्पल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इधर आगे आ जाओ, इधर आगे, इधर आगे आ जाओ। अरे इन लोग बगल में बैठ जाओ, दो लोग तो बैठी हैं, बैठ जाओ। तुम बगल में बैठ जाओ कि ये लोग भी एमएससी तक पहुंच जाएंगे, बैठ जाओ। और वैभव त्रिपाठी के शुभम के बगल में बैठ गए, शुभम को थोड़ा एनर्जी दे दो कि शुभम भी एमएससी तक पढ़ ले। देखिए जो हमने देखा है कि मतलब जैसे बच्चे बीटेक करते हैं तो बीटेक वाले थ्योरी में आपसे ज़्यादा नहीं उनको जानकारी, उनको प्रैक्टिकल थोड़ा सा हो जाता है। अगर जैसे थ्योरिकल बेस पे देखेंगे तो जो ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जो एमटेक भी करता है, ठीक है, उसको भी थ्योरिकल बेस में वो जो आप पढ़े उतना वो नहीं पढ़ा है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पढ़े हो, मतलब अब वो है कि इतना ज़्यादा हो गया कि भूल जाओ, बात अलग है। आप अगर उसको काफ़ी हद तक आप मेंटेन कर लो तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ो। जैसे वो परेशान है, क्या नाम है, शिवम, ठीक है, कि वो नेट के लिए, जैसे जो बच्चे बहुत होशियार रहते हैं, जिनका बेस बहुत अच्छा रहता है, वो बिना तैयारी के निकाल देते हैं। ऑब्जेक्टिव में आता तो वही है, वो ट्रिकें बता रहे हैं। ठीक है, आपका अगर पूरा बेस एकदम क्लियर है, जैसे टेंसर का आपने पढ़ लिया, पूरी A to Z चीज़ें पढ़ ली, अब टेंसर का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सही कर ले जाओगे ना, तो वैसे ही यहाँ पर है। और नेट निकालने में सिर्फ आपको मैक्सिमम 40% सही करना होता है, 30 से 40% के बीच में अगर आप सही कर गए तो निकल गया। तो ये पता चला आपने पूरे क्वेश्चन कर दिए, वो नहीं। तो अगर आपने जितना आपने पढ़ा है, अगर आप कायदे से पढ़ लो, कायदे से उसका बेस मजबूत कर लो, तो आप कर ले जाओगे, है ना। अब नोट कर लो ना, तुम अभी जब तक लिखा रहेगा नोट कर लो, जल्दी से लिख डालो, अभी तुमको बताना है ही हमें। देखिए अभी और भी आ जाए तो फिर एक साथ बता देते हैं।
कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन for n-dimensional space. Coordinate transformation of n-dimensional space. Coordinate transformation for n-dimensional space. देखिए, in a three-dimensional space, a point is represented by a set of three numbers x, y, z, by a set of three numbers x, y, z. are called the coordinate of that point. Are called the coordinate of that point. Are coordinate of that point. उन्हें हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ दैट. इधर आगे आ जाओ, इधर तुम इधर बैठ जाओ. कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट. दूसरा, सिमिलरली in n-dimensional space, जल्दी नोट करो फिर बताते हैं. n-dimensional space, similarly in n-dimensional space, a point is represented by a set of n variables as x1, x2, x3 and so on xn. और यहां पर नीचे भी लगाया जाएगा, ऊपर भी लगाया जाएगा. अब तुम्हारा जैसे आदत है, x1 नीचे, x2 नीचे, x3 नीचे, टेंसर में ऊपर भी लगाया जाएगा. जब नीचे लगाया जाएगा तो सब स्क्रिप्ट कहलाएगा, जब ऊपर लगाया जाएगा तो सुपर स्क्रिप्ट. तो x2 का मतलब x² होता है, आप लोग ये समझते हो.
पर एक्स स्क्वायर नहीं है। बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे है भैया, साथ में है। साथ में ना टेंसर का पूरा। तो यहां पर सिमिलरली इन n डायमेंशनल स्पेस a point is represented by a set of n variables। तो यहां पर वेरिएबल्स x1, x2, x3, xn और या x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 एंड सो ऑन x की पावर n, ऐसे भी दिखा सकते हो। इधर आ जाओ शिवम, इधर बैठ जाओ, प्रभात के बगल बैठ जाओ। बैग ना लाओ, बस बैग वो निकाल लो। ठीक है, तो यहां पर जो आपका 1 2 3 n वेरिएबल्स हैं, वेयर 1 2 3 एंड सो ऑन n डिनोट्स वेरिएबल। आज जो बीएससी लेवल का है वो टेंसर पूरी तुम्हारी हो जाएगी आज बीएससी लेवल की, फिर तुम्हें कल एमएससी लेवल की खत्म हो जाएगा तुम्हारा टेंसर। ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन n, क्योंकि पढ़ी नहीं है आपने इसको। डिनोट वेरिएबल्स and not the power of variables and not the power of the variable not the power of the variable। ये जो आपका n डायमेंशनल स्पेस है, एक मिनट जरा नोट कर डालिए, ये थोड़ी अलग ब्रांच है, इसके रूल्स भी बिल्कुल अलग हैं, पूरे अलग तरीके की ब्रांच। ठीक है,
देखिए बच्चों, बाद में आए शिवम, देखो जरा नहीं समझ लो थोड़ा सा। देखिए नैन्सी कहाँ है? इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर। टेंसर क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? तो आपको मालूम है फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्केलर। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उन्हें कहते हैं वेक्टर। एक ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज कुछ थी जो ना वेक्टर थी ना स्केलर थी, वो क्या थी? टेंसर। अब कहोगे कौन सी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I बराबर mr स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम जिसमें ले रहे हो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी दो होती है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये तो ये क्वांटिटीज टेंसर क्वांटिटीज थी, इनमें टेंसर बनता था, ठीक है। अब आइए, अब इन क्वांटिटीज के एनालिसिस के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आप लोग पढ़ते रहे वो n डायमेंशनल लेना है, ठीक है। तो देखिए इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस XYZ वाला 3 डायमेंशनल स्पेस में ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सेट ऑफ 3 नंबर XYZ आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। उन्हें क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। सिमिलर, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, अब ले रहे हैं हम n डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। सिमिलरली इन n डायमेंशनल स्पेस ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सेट ऑफ n वेरिएबल्स। अब ये n वेरिएबल्स आप ऐसे दिखाओगे x1, x2, x3, x4, xn। यहां तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती, पर अगर हम यही ऊपर लगाने लगे
तो टेंसर में यूज करना है x1 x⁴, तो पावर ना करिए x2 x3 x4 xn, मतलब नीचे भी लगा सकते हैं ऊपर भी लगा सकते हैं। नीचे लगाते हैं तो कहलाता है सब स्क्रिप्ट, और जब ऊपर लगाते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट। ये भी लिखवा देंगे, ठीक है। 1 2 3 एंड डैश 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 n डिनोट्स वेरिएबल नॉट द पावर ऑफ द वेरिएबल। तो 1 2 3 डिनोट कर रहा है वेरिएबल, वो पावर नहीं है, ठीक है, वेरिएबल्स के को डिनोट कर रहा है। अब देखिए दिस n डायमेंशनल स्पेस, दिस n डायमेंशनल स्पेस, ये जो n डायमेंशनल स्पेस है इज डिनोटेड बाय Vn, बाय Vn, इसे डिनोट करते हैं Vn के द्वारा। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, एंड कोऑर्डिनेट of the point, and the coordinate of the point in n dimensional space and the coordinate of the point in n dimensional space, Vn can be described as ठीक है, can be described as x1 x2 x3 xn और x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। अब इसमें इन कोऑर्डिनेट्स को अलग अलग रेफरेंसेस में ले लेते हैं। रेफरेंस वाला नहीं, फ्रेम लेते थे, उस फ्रेम में ले लेते हैं, ठीक है। टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हमने ले लिया लेट x1 x2 x3 xn और इसी का डैश ले लिया, एंड x-1 x-2 x-3 xn in two different फ्रेम समझ गए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वही इनर्शियल वो लिए थे फ्रेम, उन्हीं फ्रेम में, ठीक है, वो फ्रेम में है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इनके बीच में ये रिलेशन होता है कि x डैश आई फंक्शन है x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn का, ठीक है, ऐसे। या xi फंक्शन है x1 x2
x3 एंड सो ऑन n का xi फंक्शन है, xi फंक्शन है, xi फंक्शन है, xi फंक्शन है, x डैश i x डैश, ठीक है। इधर बैठ जाओ तुम, इधर पास में रहेगा, ठीक है। तो यहां पर xi फंक्शन है x डैश 1 x डैश 2 x डैश 3 x डैश n, और x डैश i फंक्शन है x1 x2 x3 का, मतलब एक दूसरे का उल्टा, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। ये जरा लिखवा दिया, कहाँ गई सेजल, कहाँ गई? ये पहले तो मैंने वो लिखवाया कि इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर, टेंसर क्यों आया, तो लिखवा दिया, पढ़ लेना जाके। बता दे रहे हैं कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे मास है, टाइम है, डिस्टेंस है, ठीक है, स्पीड है, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो वो क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? स्केलर, मतलब जिनको बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वेक्टर, ठीक है। जैसे आपका वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो पढ़ते ही रहे कि जिनमें दोनों की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वेक्टर, ठीक है। अब कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो ना वेक्टर है ना स्केलर है, ठीक है। ना तुम वेक्टर कह सकते हो ना स्केलर कह सकते हो, उन्हें क्या कहोगे? टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। टेंसर क्वांटिटीज में कौन कौन है? जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बीएससी पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव आता रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है कि टेंसर क्वांटिटी है, तो टेंसर होती है, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्वांटिटीज टेंसर है। इन्हीं की वजह से ही टेंसर का डेवलपमेंट हुआ है। तो कभी बार क्या होता है कि आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देने गए तो पता चला, पूछ लिया गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद कर लेना हमेशा के लिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी हमने लिखा है सिर्फ, तो दोनों ही हो जाएंगे। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जब एमएससी के बाद आप पीजीटी का एग्ज़ाम दोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेंसर में ये। अब टेंसर की एनालिसिस के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया गया, ठीक है। वो समझ गए इतना? कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया गया, वो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है जिस पे चलेगा ये, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर n डायमेंशनल स्पेस। अभी तक आप क्या करते थे? ज़्यादातर क्वांटिटीज़ को 3 कोऑर्डिनेट्स में पढ़ते हो, एक्स वाई जेड, ठीक है। आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी 3 ही होते हैं मोस्टली। वो तो जब फ्रेम ले लेते हैं तो वहाँ पे टाइम और लेते हैं, ठीक है, यहाँ टाइम नहीं लेना है। तो यहाँ पर n डायमेंशनल एनालिसिस करनी है, ठीक है। n डायमेंशनल में 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कितने भी संख्या हो सकती है। तो पहले तो ये इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस, इधर देख लो पहले, इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सेट ऑफ 3 नंबर्स। ये नंबर कहलाते हैं टेंसर में, ठीक है। टेंसर ब्रांच थोड़ी अलग है, तो ये नंबर कहलाते हैं। एक्स वाई जेड 3 नंबर है, 3 नंबर्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इसी तरीके से अब आपने क्या लिया? n डायमेंशनल स्पेस। तो यहां पर n वेरिएबल्स लिए, उन्हें दिखाने का तरीका x1, x2, x3, xn, उल्टा भी कर सकते हो, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर n, where 1, 2, 3, n denote variable not the power। ये जैसे चाहे नीचे लगा हो और चाहे ऊपर लगा हो, तुम पावर ना मानो, टेंसर पढ़ रहे हो तो वेरिएबल मानो कि 1, 2, 3, 4
एक पार्टिकल के लिए एक डायरेक्शन के लिए 1 है, दूसरे के लिए 2 है, तीसरे के लिए 3 है, नॉट ए पावर, दैट इज वेरिएबल। ठीक है, ये दिस एन डायमेंशनल स्पेस इज डिनोटेड बाई Vn, भाई ये एक स्पेस बनेगा, जैसे आप कोई भी चीज एनालाइज करते हो तो स्पेस लेते हो, तो वो स्पेस Vn है। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, और कोऑर्डिनेट पॉइंट के एन डायमेंशनल स्पेस Vn में कैन बी डिस्क्राइब्ड एज x1 x2 x3 xn या ऐसे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने सुपर स्क्रिप्ट में ही लिया, ऊपर लगा तो सुपर स्क्रिप्ट में x1 x2 x3 xn लिया, और x-1 x-2 x-3 xn लिया। ठीक है, इन 2 फ्रेम, मान लीजिए जैसे फ्रेम नहीं लेते तो एक फ्रेम S ले लिया, एक फ्रेम S', तो xi डैश के कोऑर्डिनेट, xi का मतलब x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn तक। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट किसका फंक्शन होंगे, x1 x2 x3 xn के, और xi लोगे तो वो किसका फंक्शन होंगे, xi x-1 x-2 x-3 एंड सो ऑन x'। ये फंक्शन है x1 x2 x3 xn के, और ये फंक्शन है x-1 x-2 x-3 एंड x'। ये आपका ठीक है, ये जाके आप प्रिपेयर आगे देखिए। अब इसको दिखाने का तरीका देखिए। अब तुम लोग क्लास से नोट कर लेना, ठीक है, इसके आगे का पढ़ो, अब घर में जाके क्लास से नोट कर लेना। अब देखिए, इसको दिखाने का ये तरीका है चेंज का कि भाई x' फंक्शन था x1 x2 x3 सो ऑन xn का था, तो इससे आप ऐसे दिखाइए, चेंज लीजिए dxi सिग्मा j ले लिया, डेवर x' अपॉन डेवर xj अपॉन dxj। ठीक है, या आप इसे ऐसे कर लीजिए, ठीक है, xi x'1 x'2 x'3 x'n, इसे आप ऐसे कर दीजिए dx i सिग्मा जे, नीचे फिर डैश लगेगा, डेवर x डैश i डेवर x डैश j, ऐसे किया। जैसे इसमें i डैश का था तो dx डैश i क्या होगा, सिग्मा j के रिस्पेक्ट में चलेगा, j ये वाले के अकॉर्डिंग ले लिया, 1 2 3n के अकॉर्डिंग, j की वैल्यू 1 से 3n, 1 2 3n तक। यहां पर भी j, तो आपने ऐसे कर दिया, डेवर x डैश i डेवर xj dxj, इसको कर लिया dxi सिग्मा j डेवर xi अपॉन डेवर x डैश j dx डैश, ऐसे। अब आइए बच्चों अगला टॉपिक, ये हम एक ट्रांसफॉर्मेशन बनाने का था। अब आइए सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, नेक्स्ट हेडिंग है। तुम लोगों के पार्ट 1 में कुछ भी छोटी छोटी चीज आ सकती है। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट्स एंड सुपर
स्क्रिप्ट्स। भाई जब आप जैसे x की पावर 2 लिखते हो तो वो x स्क्वायर होता है, x की पावर 3 लिखते हो तो x क्यूब होता है। यहां ये नहीं, x1 नीचे लगा हो चाहे ऊपर, तो वो सब स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है। देखिए यही लिखने जा रहे हैं। एन इंडेक्स, ये 1 2 3 को क्या कहेंगे? इंडेक्स। एन इंडेक्स इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट। एन इंडेक्स is called subscript and superscript according as it plays, according as it is placed, according as it is placed in the lower or upper position, upper position, in the lower or upper position, lower or upper position, lower or upper position of the quantity, of the quantity, lower and upper position of the quantity, lower position और अपर पोजीशन। तो अब जैसे x में नीचे लगा दिया तो वो क्या कहलाएगा? सबस्क्रिप्ट। ऊपर लगा दिया तो सुपर स्क्रिप्ट। ये नीचे लटका दिया xi ऐसे, तो ये है सबस्क्रिप्ट। अगर आपने x के ऊपर लगा दिया तो ये है सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। ये सब स्क्रिप्ट है, ये है सुपर स्क्रिप्ट। अगर नीचे लगा है तो सब स्क्रिप्ट, ऊपर लगा है तो सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, ये तो एक छोटा सा तो यही लिख दिया, एन इंडेक्स इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। ये इंडेक्स कहलाता है। एन इंडेक्स is called subscript or superscript according as it is placed in the lower or upper position of the quantity, lower position या upper position of the quantity के according। अब आइए Dewey and real indices। Dewey and real indices, Dewey and real indices। Any index which is repeated in a given term, any index which is repeated in a given term
so that the summation convention applies is called Dewey summation umbrel index। तो देखिए इसका एग्जाम्पल है, जैसे अल्फा 11 x1 लिया, अल्फा 12 x2 लिया, अल्फा 13 x3 लिया, अल्फा 1n, अरे शिवम अभी बात ना करो, बस इन लोगों को छोड़ दे, बस तुमको फिर पढ़ाते। अल्फा 1n इंटू xn, अल्फा 21 x1, अल्फा 22 x2, अल्फा 23 x3, अल्फा 2n xn एंड सो ऑन। आपका अल्फा, ठीक है, ये तो नहीं रखो बेफालतू बहाने। तो ये जो है, ठीक है, तो देखिए एक इंडेक्स है जो रिपीट हो रहा है इन ए गिवन टर्म, जैसे 1 में 1 आया ना, फिर 2 आया, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 आ रहा है, पर 1 जो टर्म है इस पूरी लाइन में रिपीट हो रहा है, 2 टर्म इस पूरी लाइन में रिपीट हो रहा है। तो एनी इंडेक्स विच इज रिपीटेड इन ए गिवन टर्म सो दैट समेशन कन्वेंशन अप्लाइज, जो समेशन कन्वेंशन है वो अप्लाई हो रहा है, इज कॉल्ड ड्यूमी समेशन या अमेरल इंडेक्स। तो 1 ये वाले में इंडेक्स में 1 वाला ये है आपका, सब में 1 है, इस वाले में 2 है ये, ठीक है। अब देखिए एक ऐसा इंडेक्स है, एक ऐसा इंडेक्स है जो रिपीट नहीं हो रहा है, एक ऐसा इंडेक्स जो रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, रियल इंडेक्स या फ्री इंडेक्स। सिमिलरली एनी इंडेक्स which is not repeated, which is not repeated, which is not repeated in a given term, in a given term, given term में वो रिपीट नहीं हो रहा है, is called real index, is called real index और free index, free index। तो जैसे 2, 3, n
ये सब आपके रियल इंडेक्स है, ठीक है, रियल इंडेक्स जो रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये रियल इंडेक्स है। अब जैसे 1 है लगातार रिपीट हो रहा है, वो ड्यूमी, ठीक है, ड्यूमी इंडेक्स है, या समेशन इंडेक्स है, ठीक है, या अम्बेरल इंडेक्स है। अब आइए आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन। आइंस्टीन का समेशन कन्वेंशन, आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन, जो सिग्मा होता है वो आइंस्टीन का समेशन इंडेक्स। जैसे देखिए α1 x1, α2 x2, α3 x3, αn xn, लगाया सिग्मा जे लगाकर अल्फा जे एक्स जे, ठीक है। अब इसी तरीके 2 ले लिए, ठीक है, α11 x1 x1, α12 x1 x2, α13 x1, ठीक है, x3, ऐसे चल रहा है, ठीक है। α1n x1 xn, ऐसा चल रहा है। तो आप सिग्मा डबल लगाओगे, सिग्मा आई जे, अल्फा आई जे, एक्स आई एक्स जे, एक्स आई एक्स जे, तो ये जो सिग्मा जे है या सिग्मा आई जे है, ये समेशन कन्वेंशन, वेयर सिग्मा जे और सिग्मा आई जे, सिग्मा आई जे इज कॉल्ड द आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन। समेशन कन्वेंशन इज द आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन, ये है समेशन कन्वेंशन। अब जो बहुत यूज होता है, तुम लोगों का एमएससी लेवल पर बहुत यूज होता है, ये बीएससी वालों को आगे की क्वांटम वांटम के लिए ही ये पढ़ाया जा रहा है ना। ये देखिए जो बहुत यूज होता है, क्रोनिकल डेल्टा, क्रोनिकल डेल्टा, इसे देखिए, क्रोनिकल डेल्टा, क्रोनिकल डेल्टा, क्रोनिकल डेल्टा, क्रोनिकल डेल्टा सिंबल, क्रोनिकल डेल्टा सिंबल है।
म्यू वैल्यू है 1 0 1 है इफ म्यू इज इक्वल टू न्यू, इफ म्यू डज नॉट इक्वल टू न्यू। म्यू अगर न्यू के बराबर है तो 1 है, अगर म्यू न्यू के बराबर नहीं है तो ये आपका। अब तुम लोगों को न्यू म्यू ना यूज करना हो तो एनएम भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। ऐसे भी लिया जा सकता है। क्रोनिकल डेल्टा ऑफ एनएम, इसकी वैल्यू 1 इफ m इज इक्वल टू n, 0 इफ, इसी तरीके से क्रोनिकल डेल्टा ij भी हो सकता है, इसकी वैल्यू 1 इफ i इज इक्वल टू j, इसकी वैल्यू 0 इफ i does not equal to j। टेंसर एनालिसिस के लिए क्रोनिकल डेल्टा बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो देखिए क्रोनिकल डेल्टा is a very important symbol for tensor analysis, very important symbol for tensor analysis। ये जो इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखिए। पहली प्रॉपर्टी तुम लोग बता देना, जब जाना हो तो फिर हम फिर उतने पे रोक देंगे, कल पढ़ा देंगे। कल हो पाएगा कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट, मिक्स टेंसर, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक टेंसर और लीवी सीविटा, कल हो पाएगा। प्रॉपर्टीज लिख लो, अगर डांट खा लेना थोड़ी। तुम कहाँ पढ़ रही हो? तो सर डांटते हो कि नहीं? मैथ के सब्जेक्ट का प्रभाव है, बंसल सर की गलती नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, फिजिक्स सब्जेक्ट के टीचर जो होगा, देखिए सब्जेक्ट का प्रभाव जो खूब डीप पढ़ता है, जैसे फिजिक्स वाला टीचर प्रैक्टिकल भी रहता है, ठीक है। और ये आप हिंदी वाला को भी कोई अच्छा टीचर प्रोफेसर से मिलेंगे, बड़ी सज्जनता में बात करेगा सब्जेक्ट का। और मैथ वाला टीचर जो होगा वो थोड़ा बहुत हिल जाता है, उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। तो डीके पांडे फिजिक्स के टीचर है यार, क्या बात कर रहे हो, हम मैथ की बात कर रहे हैं। एक आधे एक्सेप्शनल, किसी का नेचर थोड़ी ना बदल सकता, मतलब वो सब्जेक्ट का भी प्रभाव होता है, ये मैं कह रहा हूँ।
स्वीट सर एक्सेप्शनल है। ये वीएन पाल सर एक मैथ के टीचर थे, पीपीएन कॉलेज में प्रोफेसर थे, मैथमेटिक्स के अच्छे ज्ञान था उनको। तो ये मैथ वाला ही टीचर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। वो वहाँ परमानेंट टीचर थे। उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी का नाम ज़्यादा है इसलिए हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, और उन्होंने यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ले लिया। वहाँ परमानेंट फैकल्टी में थे, वहाँ सेल्फ फाइनेंस में चले गए। एक तुम्हें बताया होगा, एक बार और बताया था, एक दुबे जी थे, एसडी कॉलेज में मैथ के टीचर थे। उन्होंने कहा कि हम अपने जूनियर से के साइंस से पेंशन नहीं ले सकते, फंड नहीं ले सकते। उन्होंने नहीं लिया। एक मैथ में एन सरन की बुक आती थी मैट्रिसेस में, बड़ी नाम था एन सरन का। वो कभी रिक्शे पे नहीं बैठते थे, टेम्पो रिक्शे पे नहीं, शुक्लागंज से पैदल आते थे। ये मैथ वाले ही कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट का इफेक्ट है। 1 2 3 2 डिफरेंट ले लीजिए तो न्यू म्यू वैल्यू, म्यू अगर न्यू के बराबर नहीं है तो 0 आएगा। अगर बराबर है, देखो 1 1 2 2 3 3 तो 1 आएगा क्रोनिकल डेल्टा में, मतलब म्यू म्यू हो गया। और इसमें 1 2 2 3 3 2 कुछ भी ले लो, अलग अलग होगा तो 0 आएगा। दोनों स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट सेम नहीं होंगी। अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी, बस प्रॉपर्टी तक पढ़ा दे। डेल्टा आई आई का मतलब है डेल्टा 1 1, डेल्टा 2 2, डेल्टा 3 3 एंड डेल्टा एन एन सम होगा। और इसकी वैल्यू क्या आएगी? एन। ठीक है, एन आएगी भाई, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एन तक तो एन आएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी, ए जे है और क्रोनिकल डेल्टा ऑफ आई जे लिया, क्रोनिकल डेल्टा ऑफ आई जे लिया तो जे जे हट जाएगा और ए आई बचेगा, ए आई। ठीक है, ये होता है। इसी तरीके से ए आई लिया, क्रोनिकल डेल्टा ऑफ जे आई तो क्या बचेगा? ए जे। 6 नंबर प्रॉपर्टी देखिए, डेवर एक्स आई डेवर एक्स जे, क्रोनिकल डेल्टा ऑफ आई जे, क्रोनिकल डेल्टा ऑफ आई जे। सेवेंथ प्रॉपर्टी देखिए, सेवेंथ प्रॉपर्टी देखिए, डेवर एक्स आई डेवर एक्स डैश जे इंटू डेवर एक्स डैश जे डेवर एक्स के, जे कट जाता है, डेवर एक्स आई अपॉन डेवर एक्स के क्या होता है? क्रोनिकल डेल्टा ऑफ आई के। इसी तरीके से डेवर एक्स डैश आई डेवर एक्स जे, डेवर एक्स जे अपॉन डेवर एक्स डैश के, जे कट जाएगा, डेवर एक्स डैश आई अपॉन डेवर एक्स डैश के, क्रोनिकल डेल्टा ऑफ। उनका कोऑर्डिनेट के फ्रेम की बदलने पर कोई फर्क नहीं। और लास्ट प्रॉपर्टी, क्रोनिकल डेल्टा आई जे, क्रोनिकल डेल्टा जे के, क्रोनिकल डेल्टा ऑफ आई के।
10 लिख दें। क्रोनिकल डेल्टा ऑफ जे आई, क्रोनिकल डेल्टा ऑफ आई के, तो क्रोनिकल डेल्टा ऑफ जे के। बस बच्चों, ये अब कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट, ठीक है, ये सब अब आपको कल पढ़ाएंगे सबको 9 बजे। तुम लोग रुक जाना, तो तुम लोगों को कल 9 बजे भी आना है। कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट, फिर जो तुम्हारा बचा हुआ आगे पूरा इन लोगों का पूरा कर देंगे, छुट्टी कर देंगे, फिर तुम लोगों का पूरा टेंसर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आज पूरा बेसिक का हुआ है। कल 9 बजे आना तुम लोगों को। वाले भी